मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हैं जिनका दिमाग केवल और केवल परीक्षा के समय खुलता है। फिर वो सोचते हैं आखिर क्या पढ़ें, पूरे साल तो पढ़ा नहीं है, अब हम क्या पढ़ें। दिक्कत यहाँ पर आती है और वो टेंशन लेते रहते हैं कि अब हम बोर्ड एग्जाम में क्या लिखेंगे जाके। ठीक है, तो अब टेंशन लेने से तो काम बनेगा नहीं। आपको क्या करना है, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस समय या इस सिचुएशन में आखिर क्या करना है, कौन से क्वेश्चन हैं जो आप तैयार करें तो बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाएंगे अपनी कॉपी। ठीक है, यहां पर मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा, साथ ही साथ मैं उनका सॉल्यूशन भी दूंगा। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस तैयार कर लेने हैं। अगर अभी तक साल भर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन यहां पर जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं सिर्फ उनको तैयार कर लेते हैं तो आप फिर भी अच्छा लिख पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। साथ ही साथ मैं और बता दूं, जो बच्चे हमारे अच्छे हैं, जो अभी तक पढ़े हैं पूरे साल में, फिर भी लेकिन उनको भी टेंशन रहती है कि इंपॉर्टेंट क्या है, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसके लिए मैंने एक पूरे 6-7 वीडियो मैंने बताए हैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक चैप्टर में 7 से 8 क्वेश्चन मैंने बताए हैं और वो क्वेश्चंस अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो वो 6-7 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां पर जा करके उस प्लेलिस्ट को देखिएगा, आप एक एक वीडियो देख लीजिएगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने वो बताया है उसमें। ठीक है, तो आप वहां पर जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा, अपनी बुक में या कॉपी में टिक कर लीजिएगा और उनको जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, चलो हम यहां पर आप लोगों के लिए बताने वाले हैं जो बच्चे बिल्कुल अभी तक पढ़ाई नहीं किए हैं, लेकिन वो क्या करेंगे फिजिक्स में 7 अप्रैल को अपने पेपर में। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले क्वेश्चन लेने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं जो आपको तैयार करना है, वो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मैंने क्या बताया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहां पे मैं लिख देता हूं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसकी आपको परिभाषा याद कर लेनी है और इसका फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो मैं इसकी परिभाषा बता रहा हूं, परिभाषा मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि लिखने में समय ज्यादा लगेगा और आप जानते हैं आपके पास समय बहुत ही कम है। ठीक है, तो समय कम है इसलिए हम यहां पर लिखेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ बोल करके बताएंगे। और अगर आप ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आज यहां पर कराने वाला हूं इनका विस्तार से PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का दे दिया गया है। ठीक है, और अगर बहुत सारे बच्चे मुझसे कमेंट करके बताए हैं कि सर टेलीग्राम चैनल का लिंक ओपन नहीं हो रहा है, तो अगर नहीं ओपन होता है तो आप एक काम और कर सकते हैं, हमें इंस्टा आईडी यहां पर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर आप हमें मैसेज करिएगा तो मैं वहां पर आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, जिससे आप उसे ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, आराम से ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अब मैं बताता हूं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है। तो याद रखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा मैं बोलने जा रहा हूं, आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव पर स्थित दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे P से व्यक्त करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब एक वैद्युत द्विध्रुव है, दोनों आवेश होते हैं, यहां पर इनके बीच की कुछ दूरी होती है, हम नॉर्मली 12 मानते हैं। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से व्यक्त करते हैं, क्या होता है, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे P से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर हो जाएगा और फॉर्मूला आपको P बराबर 2QL याद कर लेना है और आप अगर ऐसे चित्र भी बना देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका कंप्लीट हो गया। आप अगर इस PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक अगर ओपन नहीं हो रहा है डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है, तो आप हमें इंस्टा ID मैंने दे दी है, वहां पर आप फॉलो करिएगा, वहां पर आप मुझे मैसेज करिएगा तो मैं आपको पर्सनली आपके लिए मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक वहां पर शेयर कर दूंगा और वहां पर आप अच्छे से फिर आपका खुल जाएगा, मेरे उम्मीद है। ठीक है, चलो बहुत सारे बच्चों का क्योंकि खुला है इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो अब आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है एक डेरिवेशन, जिसे हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की
अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बताया, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन आपको तैयार करना है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और ये डेरिवेशन मैं आपको करके दिखाने वाला हूं, लेकिन मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, क्या फिर लिखना है, मैं शॉर्ट में करके दिखाऊंगा। आप विस्तार से करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं एक बार, तो आप विस्तार से पढ़ेंगे, तो पढ़ना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, एक विस्तार से एक बार पढ़ें, पीडीएफ मैंने दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया है, इसका नाम दे देते हैं AB, इसका मध्य बिंदु O है, इधर की लंबाई L हो जाती है और इधर की लंबाई भी L हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर माइनस Q आवेश होता है, यहाँ पर प्लस Q आवेश होता है। इसकी अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P ले लेते हैं जो मूल बिंदु से R दूरी पर स्थित होता है। ठीक है, तो प्लस Q आवेश की मूल बिंदु से दूरी हो जाएगी R माइनस L, और माइनस Q आवेश की बिंदु P से दूरी हो जाएगी R प्लस L। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और बच्चा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम दोनों के कारण निकालेंगे। कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, इसके कारण, इस आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर निकालिए, फिर इस आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर निकालिए, प्लस आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन इधर होगा जिससे हम EA कह लेंगे, और माइनस आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन इस साइड में होगा जिससे हम EB कह लेंगे। ठीक है, सॉरी, प्लस वाले के कारण B पर था तो ये इसे B इसे कह लेते हैं और A इसे कह लेते हैं। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों विपरीत दिशा में, इसलिए हम इनको घटा देंगे। ठीक है, तो घटाएंगे, तो यहां पर हम क्या करेंगे भाई, ध्यान से देखिएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, EB जो है, EB से EA घटा देंगे, मतलब इस वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से इस वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटा देंगे, विपरीत दिशा में है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पता है, KQ/R² होता है किसी भी बिंदु आवेश कारण। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, K का मतलब यहाँ पर 1/4πε0 है, यहाँ पर नॉर्मली अभी हम K लिख रहे हैं। सो KQ आवेश Q है अपान R², R दूरी होती है, यहाँ पर जो दूरी है वो है R माइनस L का होल स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पर भी KQ/R² होगा, लेकिन दूरी यहाँ पर R प्लस L का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, विस्तार से अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको भाई हमने बताया है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर हम KQ एलसीएम ले लेंगे, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, नीचे हम R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर जब है कॉमन ले लेंगे, सॉरी एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर इधर साइड में पहुँच जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस में R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, देन E इज इक्वल टू बन जाएगा KQ इंटू में इनका होल स्क्वायर खोल दीजिए, R² प्लस L² प्लस 2RL, और इन माइनस में यहाँ पर हो जाएगा R² माइनस L², ओके, माइनस L² प्लस 2RL, और अपान में क्या हो जाएगा आपका R माइनस L, R² माइनस L²। देखो एक बार प्लस में होता है एक बार माइनस में होता है, तो R² अलग अलग स्क्वायर हो जाता है और होल स्क्वायर तो दोनों का है ही। ठीक है, तो ये बनेगा। इसके बाद में E इज इक्वल टू क्या बनेगा, KQ, यहाँ पे आपको दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है, E इज इक्वल टू KQ। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए L² R² कैंसिल आउट हो जाएगा, 2RL 4RL बन जाएगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट हटा देते हैं, ऐसे लिख देते हैं 4RL, और अपान में क्या हो जाएगा R² माइनस L² का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर E इज इक्वल टू K इंटू में 2QL को अलग आप कर लीजिएगा, 2QL अलग कर दीजिएगा, R अलग बचेगा आपका। ठीक है, अपान में R² माइनस L² का होल स्क्वायर। 2QL को भैया अभी हम बताए थे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हम P कहते हैं, तो इसे हम P कहते हैं, तो इसकी जगह पर P लिख देंगे। सो KP इंटू R अपान में R² माइनस L² का होल स्क्वायर। याद रखिएगा R² की तुलना में जो L² होता है बहुत छोटा होता है, L² की तुलना में R² बहुत छोटा होता है, सॉरी L² जो होता है बहुत छोटा होता है R² की तुलना में, इसलिए हम क्या करते हैं L² को छोड़ देते हैं यहाँ पे। तो इसलिए बनेगा इज इक्वल टू KPR अपान में L² को छोड़ेंगे तो R² का स्क्वायर R की पावर 4 बन जाएगा,
एक r कैंसिल होगी तो E इज इक्वल टू क्या बनेगा, KP अपान आर क्यूब बनेगा। यही हमारा फॉर्मूला होगा। या फिर हम K को क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान आर क्यूब। ये हो जाता है आपका फार्मूला। यहाँ पर कोई दिक्कत अगर है, मुझे लग रहा है थोड़ी सी दिक्कत आई है। यहाँ पर 4RL था यहाँ पे, और यहाँ पर मैंने 2QL किया था तो 2R यहाँ पे बचा था, 2 और बचा था, 4 था, 2 2 जा 4 होगा तो यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे भी 2 बचेगा, तो इसलिए यहाँ पर 2KP और यहाँ पर 2P अपान आर क्यूब बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका डेरिवेशन हो जाएगा। इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए रहेगा। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ कि जो आपको क्या तैयार करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, बने रहिएगा और टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैंने विस्तार से बताया है। ठीक है, वहाँ पे सारी के सारी PDF डाउनलोड कर पाएंगे आप वहाँ पर। ठीक है, और मैंने ये सारे के सारे टॉपिक मैंने वीडियोस में तो पढ़ाए ही हैं, अगर आप सर्च करें तो मिल जाएगा। लेकिन अगर वो सारे वीडियोस देखोगे विस्तार से तो शायद आपके पास उतना समय ना हो। अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही केवल देखिएगा ढूंढ ढूंढ करके, तो आप देख पाएंगे। मेरे वीडियो सारे उपलब्ध हैं यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण का फॉर्मूला। ठीक है, क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ओके, बल आघूर्ण। अब देखिएगा ये बल आघूर्ण आखिर क्या होता है। ठीक है, यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको एक समान वैद्युत क्षेत्र रखना है। ठीक है, इसको हमें हिंदी में भी लिखना होगा, थोड़ा थोड़ा इसमें हिंदी सब में लिखना होगा। मैं केवल डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ आपको, हिंदी सहित आपको अगर एक बार पढ़ना है तो भैया टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसको हम ई से व्यक्त कर देते हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया है, एक वैद्युत द्विध्रुव थीटा अंश के कोण पर रख दिया है। इस वैद्युत ध्रुव को हमने लिख दिया -q आवेश है, यहाँ पर +q आवेश है, और इसकी जो लंबाई है वो क्या है, 2L है। ठीक है, यहाँ पर अब एक बल लगेगा जो इस दिशा में लगेगा F, और यहाँ पर एक जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा F। दोनों बल बराबर होंगे क्योंकि आवेश बराबर है, वैद्युत क्षेत्र बराबर है, तो बल दोनों ही बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ पर अब आपको करना क्या है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसका नाम A दे देते हैं और इस बिंदु का नाम हम यहाँ पर B दे देते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बलाघूर्ण ज्ञात करना है। तो बलाघूर्ण होता क्या है, तो बलाघूर्ण होता है भैया बल आघूर्ण को हम टाउ से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो बलाघूर्ण होता है द्विध्रुव पर आरोपित दो बल होते हैं, दोनों बलों में से कोई एक बल ले लेंगे मतलब F, और दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल करना है। तो क्या लंबवत दूरी मतलब एक ये बल है, इसकी क्रिया रेखा और इसकी क्रिया रेखा, इनके बीच की जो लंबवत दूरी। अच्छा, ये दूरी ये भी है AB, लेकिन ये तिरछी दूरी है, हमें लंबवत दूरी ऐसे सीधी चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए, हमें ये वाली दूरी चाहिए। ठीक है, तो ये वाली दूरी चाहिए, इसका हम बिंदु नाम दे देते हैं C। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, BC चाहिए। ठीक है, तो BC चाहिए, तो F बल है और BC। ठीक है, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा हमने मान लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले F कैसे निकालेंगे, तो F बराबर वैद्युत क्षेत्र के पदों में बल का फॉर्मूला जो होता है F बराबर Q इंटू E। आपको पता होगा, नहीं पता है तो अभी याद कर लीजिएगा, F बराबर में Q इंटू E होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हमें पता है, हम जानते हैं द्विध्रुव पर बल, दोनों सिरों पर अलग अलग बल क्या होगा, Q इंटू E यहाँ पे लिखेंगे। और दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की अगर दूरी हमें BC निकालना है, तो BC निकालना है तो ट्रायंगल ABC लेंगे, ट्रायंगल ABC में। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC में आपको क्या मिलेगा, ट्रायंगल ABC में आपको क्या मिलेगा, आप कह सकते हैं साइन थीटा बराबर BC अपान AB। ओके, BC अपान AB। अब यहाँ पर देखेंगे साइन थीटा इक्वल टू BC, भैया तो BC निकालना ही है आपको। ठीक है, BC निकालना है, AB कितना है, 2L, ये जो लंबाई है कितनी है, 2L है, तो यहाँ पर 2L, तो यहाँ पर BC आप निकालेंगे तो BC बराबर में क्या आ जाएगा, 2L इंटू में साइन थीटा। ठीक है, तो BC आपका निकल आया।
अब आप बलाघुण निकाल लीजिएगा। बलाघुण टाउ बराबर एफ की जगह पर आप लिख देंगे क्यू इंटू ई, और BC की जगह पर लिख देंगे 2L साइन थीटा। तो यहाँ पर फिर आप देखेंगे 2QL आप अलग करिएगा, इंटू में E साइन थीटा ऐसे रखिए। तो 2QL अभी मैंने बताया था ये P होता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, अर्थात ये PE साइन थीटा बन जाएगा और यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अधिकतम बलाघूर्ण की बात करेंगे तो टाउ मैक्सिमम की बात करेंगे तो यहाँ पर PE हो जाएगा साइन 1 हो जाएगा, ठीक है। और न्यूनतम बलाघूर्ण की बात करेंगे तो टाउ मिनिमम की बात करेंगे तो ऐसी स्थिति में ये 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 का मान 0 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस डेरिवेशन को भी कर पाएंगे, बहुत इजी है, लेकिन आपको तैयार तो करना ही होगा, ठीक है। इसके बाद में अगली बात मैं बताने वाला हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, आगे आपको क्या तैयार करना है, तो सबसे पहले आपको वैद्युत फ्लक्स आपको तैयार करना है। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, ठीक है। क्या मैंने बताया, वैद्युत फ्लक्स, ओके। सो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसकी विमा भी आप तैयार कर लीजिएगा, विमा ढूंढ करके लिख लीजिएगा, क्योंकि मुझे विमाएं याद नहीं रहती, निकालनी पड़ती हैं, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा आप क्या लिखेंगे, लाइट गड़बड़ कर रही है, देखो गड़बड़ ना हो जाए यार, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, तो लिखिए, आप लिख सकते हैं, ठीक है। किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाली अभिलंबवत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है, ठीक है। इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, फाई ई से व्यक्त करते हैं। और जो फाई ई से व्यक्त किया जाता है, और फाई ई का जो फार्मूला है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है, ठीक है। वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, यहाँ पर ई होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए होता है जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो काल्पनिक बंद पृष्ठ की बात कर रहा हूँ उसके, ठीक है। तो ए हो गया क्षेत्रफल और ई हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। यहाँ पर जब वेक्टर हटाते हैं तो हमेशा कॉस थीटा आता है, याद रखिएगा। वेक्टर हटाते हैं तो यहाँ पर ई ए कॉस थीटा आ जाता है। थीटा जो है ई और ए के बीच का एंगल होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा आ जाता है। अब याद रखिएगा, यहाँ पर ई ना हो, अगर डी ए हो, छोटा सा क्षेत्रफल हो, तो उसे डी ए से व्यक्त करते हैं। तो ई डी ए कॉस थीटा ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा जहाँ पर ई और ए मतलब क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है, वहां पर याद रखिएगा वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है cos 90 का वैल्यू 0 होता है, और cos 90 का वैल्यू 0 होगा तो 0 और EA का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, ठीक है। और जहां पर जो एंगल 0 हो जाएगा E और A के बीच का, तो वहां पर वैद्युत फ्लक्स अधिकतम होता है, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होगा और 1 ही अधिकतम मान होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जहां पर एंगल 90 हुआ वहां पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या तैयार करना है, यहाँ पर गॉस प्रमेय आपको तैयार करनी है, ठीक है। क्या तैयार करना है, गॉस प्रमेय। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। आपको क्या तैयार करना है, गॉस प्रमेय। गॉस का प्रमेय, गॉस के प्रमेय का कथन क्या है, तो आप जानते हैं किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला या निर्गत वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। किसी काल्पनिक गॉस प्रमेय का जो मैं कथन बोल रहा हूं आपको इसे नोट कर लेना है, इसके बाद में इसको सत्यापन भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो गॉस प्रमेय का कथन क्या है, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल या नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तो हमने क्या बताया है, गॉस थ्योरम का जो कथन है वो है किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। लाइट थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, अगर चली जाएगी तो फिर मैं देखूंगा, मैं दूसरी व्यवस्था करूंगा, ठीक है। तब तक ऐसे चलने देते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया, काल्पनिक बंद पृष्ठ फाई ई इक्वल टू क्या बन जाएगा, Q/ε0। ये गॉस थ्योरम का इक्वेशन है, ठीक है। इसका सत्यापन अगर आपसे मांगता है, सत्यापित कीजिए या सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो सत्यापन आप कैसे देंगे,
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टेढ़ा मेढ़ा बंद पृष्ठ बनाना है। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आवेश स्थित कर देना है बिंदु O, और यहाँ पर आपको इस तरह से यहाँ पे घनकोण दिखा देना है डी ओमेगा। घनकोण क्या होता है आपको पता तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी ठीक है। वैद्युत क्षेत्र और इस तरह से दिखा देना है, ये वैद्युत क्षेत्र E और ये DA क्षेत्रफल हो गया अवयव, इनके बीच का एंगल थीटा, ऐसे आपको बना देना है। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे बिंदु अगर P माने तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर में लिखेंगे KQ/R। क्या लिखेंगे, या 1/4πε0 KQ/R लिखें, जो भी आपकी मर्जी है। 1/4πε0 इंटू Q/R, ये आप लिख लेंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, इस पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर मैंने क्या बताया अभी होता है E इंटू DA, अभी मैंने बताया था। तो वेक्टर E इंटू वेक्टर DA। ठीक है, ये हो जाएगा। सो जब भी हम हटाते हैं वेक्टर तो कॉस थीटा आता है, तो E DA कॉस थीटा। ठीक है, सो फाई E बराबर में E का वैल्यू क्या रख देंगे, चलो अभी E ऐसे ही रखते हैं, इंटू में DA कोस थीटा ऐसे रखते हैं यार। ठीक है, इसके बाद में अब हमें क्या करना है, याद रखिएगा, यहाँ पर E का वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर E का वैल्यू रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q/R², R² होता है यहाँ पे। ठीक है, इंटू में DA कोस थीटा अपान कुछ नहीं है अभी। ठीक है, R² उसके अपान में करिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक लाइन, आप देख लेना, समझ लेना, अगर नहीं दिख रहा है फिर भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 1/4πε0 हो जाएगा, या फिर Q इधर कर दीजिए आप, R² को उधर कर दीजिए, तो DA कोस थीटा अपान में R²। DA कोस थीटा अपान R², ये क्या होता है, घनकोण का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ये घनकोण का फॉर्मूला होता है। तो ये हम इसको जगह पर घनकोण को डी ओमेगा से लिखा जाता है, तो फाई E बराबर में क्या बन जाता है, Q/4πε0 इंटू में ये पूरा घनकोण का सूत्र हो जाएगा, जिससे हम डी ओमेगा लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये छोटा सा फ्लक्स था तो डी फाई E से लिखना आप। ठीक है, लेकिन जब आप संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे तब हम फाई E लिखेंगे, और फाई E बराबर होता है इंटीग्रल डी फाई E। ठीक है, तो ये फाई E बराबर में क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डी फाई E का वैल्यू जब हम लिखेंगे तो इसमें से Q/4πε0 तो बाहर कर देंगे, इंटीग्रल में डी ओमेगा रखेंगे। ठीक है, Q की जगह पर QE की जगह QE तो ऐसे रहेगा हमारा फाई E, और यहाँ पर Q/4πε0 इंटू में डी ओमेगा, इंटीग्रल डी ओमेगा मतलब संपूर्ण घनकोण है, और संपूर्ण घनकोण का मान होता है 4π। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे 4π। विस्तार से मैंने हर क्वेश्चन में मैंने समझाया है, मतलब हर वीडियो में। आप दूसरा वीडियो देखेंगे, बहुत विस्तार से मैंने समझाया है, बस यहाँ पे मैं जल्दबाजी में थोड़ा सा कर रहा हूँ। तो ये बन जाएगा Q अपान में केवल ε0 आपका बच जाएगा, और ये आपका गॉस थ्योरम प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इस गॉस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको तैयारी करनी है, मैं बता रहा हूँ जो आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें से PDF डाउनलोड कर लीजिए, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, इसके बाद में आप आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अनंत लंबाई के, परिमित लंबाई के ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, परिमित लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और गॉस थ्योरम के ही अनुप्रयोग से है ये, तो लिखेंगे गॉस थ्योरम की सहायता, ऐसे बोल सकता है क्वेश्चन में, गॉस थ्योरम की सहायता से किसी परिमित लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो परिमित लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक परिमित लंबाई का आवेशित तार लेंगे, इस तरह से इसको आवेशित करेंगे, प्लस 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 दिखा देंगे। ठीक है,
इसके बाद में एक बिंदु ले लेंगे, यहाँ पर आप उससे जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। इस तरह से आप गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे, ठीक है। इसके इस पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव दिखा देना dA, ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी यहीं पर दिखा देना, और इस तरह से इसके इस पृष्ठ पर छोटा सा अवयव दिखा देना dA, ठीक है, और इन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर दिखा देना, ठीक है। इस तरह यहाँ पर थीटा जो होगा 90 होगा इन दोनों के बीच का, यहाँ पर जो थीटा होगा 0 होगा, और इस तरह से यहाँ पर भी अगर कोई भी पृष्ठ लोगे तो यहाँ पर पृष्ठ ऐसे दिखाना है, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे, और इनके बीच का कोण जो होगा यहाँ भी 90 होगा। तो मैंने बताया था जहाँ पर कोण 90 होता है वहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स जो होता है वो क्या रहता है, शून्य होता है, ठीक है। तो वहाँ से कोई मतलब नहीं होगा हमारा। तो हम इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालते हैं। तो कुल फ्लक्स आप निकालेंगे तो फ्लक्स आप फाई ई बराबर में क्या निकालेंगे, फाई ई बराबर में वेक्टर ई इंटू वेक्टर dA। लेकिन अगर बिंदु P की बात कर रहा हूँ, यहाँ मान लीजिए P है, ये Q है और ये R है, तो ये हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये P के लिए है तो ये EP हो जाएगा, ठीक है, आपकी मर्जी है। ये DA है इस बिंदु के लिए। फिर इस वाले बिंदु की बात करें तो इसके लिए भी हो जाएगा EDA, ठीक है। लेकिन ये किस बिंदु के लिए है, P के लिए है, तो ये DA P कर देंगे और ये DA Q कर देंगे, और ये E और साथ में DA ये है PQR, तो ये R दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हमें पता है कि यहाँ से फ्लक्स, Q से फ्लक्स और R से फ्लक्स तो शून्य हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थीटा 90 है। यहाँ पर बचेगा E DA cos 0, तो cos 0 रख देंगे। यहाँ पे एक बार लिख देते हैं E DA cos 90 और E DA cos 90, ठीक है। cos 90 जहाँ है वहाँ पर तो फ्लक्स शून्य होना ही वाला है। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, फाई ई इक्वल टू आपको क्या कर देना है, तो फाई ई इक्वल टू ई डी ए, ये तो ई इंटू डी ए हो जाएगा। cos 0 का वैल्यू 1 हो गया, और ये हमारा cos 90 का वैल्यू 0, और ये वाला भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस छोटे से फ्लक्स से ये डी फाई ई लिखना भैया, ठीक है, डी फाई ई, छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आपने निकाल लिया है। अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे फाई केवल, ठीक है। तो फाई ई बराबर क्या होगा, इंटीग्रल ई इंटू डी ए, जो भी यहाँ पे बचेगा इसका इंटीग्रल हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल आप कर सकते हैं, ठीक है। ई को आप बाहर निकाल देना, फाई ई बराबर में ई बाहर आएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल डी ए बचेगा। डी ए का मतलब है छोटे छोटे पृष्ठों का क्षेत्रफल, और इन पृष्ठों का क्षेत्रफल मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, जिससे हम पाई आर एल लिख सकते हैं। अगर इस तार की लंबाई एल थी तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फाई ई बराबर में ई इंटू पाई 2 पाई आर एल, ओके, 2 पाई आर एल। यहाँ पर इंटीग्रल डी ए का मतलब आया है 2 पाई आर एल। हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, लेकिन फाई ई की जगह पर हम क्या लिखेंगे, गॉस थ्योरम के अनुसार फाई ई की जगह पर लिखेंगे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि गॉस थ्योरम क्या कहते हैं, फाई इज इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इक्वल टू में ई इंटू 2 पाई आर एल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर हमें ई निकालना है तो ई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा भैया, क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट तो है, और इंटू में 2 पाई आर एल भी जाएगा। यहाँ पर अगर हम रेखीय आवेश घनत्व की बात करें तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू होता है क्यू अपान एल, ठीक है। यहाँ से अगर मैं क्यू निकालूं तो क्यू बराबर में एल इंटू लैम्डा निकलेगा, तो इसलिए यहाँ पर क्यू की जगह पर एल इंटू लैम्डा लिखने वाले हैं। सो ई बराबर में क्यू की जगह पर क्या लिखेंगे, एल इंटू लैम्डा अपान में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब लिख देते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एल, एल से एल कैंसिल आउट, तो ई इज इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आप ऐसे ही लिख सकते हैं इसको, या फिर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2 लैम्डा अपान आर, ठीक है। तो ये आपके लिए एक फॉर्मूला निकल के आ गया है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 से बस इतनी ही सारी चीज़ें तैयार करनी है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की ओर। चैप्टर नंबर 2 में आपको क्या करना है, वैद्युत धारिता की परिभाषा आपको याद कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। वैद्युत धारिता की जो परिभाषा होती है वो आप तैयार कर लें, साथ ही साथ में वैद्युत विभव का जो परिभाषा और इनकी जो विमाएँ हैं ये आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। विमा
और परिभाषा, ठीक है। इसके बाद में वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का जो सूत्र होता है, वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र होता है, उससे तैयार करिएगा। मैंने बताया अभी वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ठीक है। आप अभी डेरिवेशन मैंने बताया था उसी प्रकार से बिल्कुल है, बस नीचे 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर जहाँ पे लिखा था वहाँ पर r माइनस एल ही केवल लिखना है। तो आप वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बिल्कुल उसी प्रकार का है, हल्का सा अंतर होता है। आप पीडीएफ में एक बार देख लेंगे, तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं आखिर क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलो तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आपको तैयार कर लेना है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है आपको तैयार करना है, लेकिन उससे पहले आपको धारिता और धारिता का विमा आपको तैयार कर लेना है। धारिता का फॉर्मूला नॉर्मली क्या होता है, C बराबर में Q/V होता है, ठीक है। C बराबर में Q/V ये होता है धारिता का सूत्र, ठीक है। इसके बाद में क्या आपको तैयार करना है, मैंने बताया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र तैयार करना है। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र आपको तैयार कर लेना है। कैसे तैयार करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, समांतर प्लेट संधारित्र बनाना है, मतलब एक दो प्लेटें इधर उधर दिखानी है आपको इस तरह से, ठीक है। और इन पर आवेश, एक पर धनावेश दिखा देना है, एक पर ऋण आवेश दिखा देना है, एक को पृथ्वी से कनेक्ट कर देना है माइनस वाले को, और इधर एक स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी से आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, ठीक है। इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र दिखा देना है इस तरह से, ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र दिखा दिया हमने, ठीक है। इस तरह से आपको चित्र बना देना है। और इसके बाद में यहाँ पर ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है। इनके बीच की दूरी को हम स्मॉल d से दिखा देंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, धारिता का फॉर्मूला अगर निकालना है तो सबसे पहले विभव निकालना होगा। विभव कैसे निकालेंगे, तो इनके बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों प्लेटों के बीच की, किन्हीं भी दो प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है आपको पता होना चाहिए पहले, तो आप ये लर्न रखेंगे। किन्हीं दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर में होता है σ/ε0, जिससे हम कह सकते हैं Q/A/ε0, ठीक है। तो σ/ε0 या फिर Q/A/ε0, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है Q/A, ये आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है, ठीक है। तो Q/A/ε0 हो जाएगा। इसके बाद में आप क्या करना है, आपको विभव निकालना है। तो विभव V बराबर में होता है E × D, तो E × D, सो V बराबर में E की जगह पर क्या लिखेंगे, Q/A/ε0 इंटू में D ऊपर रहेगा, तो QD/A/ε0 नॉर्मली हो जाएगा, ठीक है। ये आप लिख लेंगे, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा है तो आप एक बार लिख लीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, V बराबर में QD/A/ε0, ठीक है। तो इतना लिख लिया। इसके बाद में धारिता का फॉर्मूला लगा देते हैं। धारिता C बराबर में क्या है, Q/V होता है। तो C बराबर में Q की जगह पर क्या हो जाएगा, Q रहेगा, और अपान में V की जगह पर क्या हो जाएगा, अभी जिस लिखा QD/A/ε0 लिखा, तो ये यहाँ से Q कैंसिल हो जाएगा, A/ε0 ऊपर जाएगा, तो C बराबर में A/ε0/D। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है। यदि प्लेटों के बीच में K परावैद्युतांक वाला माध्यम भरा हो तो ऐसी स्थिति में धारिता का फॉर्मूला C बराबर में Ka/ε0/D हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। विस्तार से पढ़ना है तो मैंने बताया आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर खुल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं खुलता है तो आप क्या करेंगे, हमारे इंस्टाग्राम पर जाएंगे, वहाँ पर मैंने लिंक दे दिया, वहाँ पर फॉलो करिएगा, मुझे मैसेज करिएगा, मैं वहाँ पर पर्सनली आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर से फिर ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र हो गया। इसके बाद में आपको क्या करना है, तो इसके बाद में आपको इस समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। भैया स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, ध्यान से देखिए।
संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर में हाफ CV² होता है इसका फॉर्मूला। ये कैसे ड्राइव करते हैं बस ये देखना है हमें, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, स्थितिज ऊर्जा है क्या, तो किसी भी संधारित्र पर जो कार्य किया जाता है वही स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तो ये स्थितिज ऊर्जा हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा को निकालने के लिए आपको पता है कि कार्य जो किया जाएगा, आवेशित मतलब संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य किया जाएगा वही संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहेगा। लेकिन संधारित्र को आवेशित करने में कितना कार्य किया जाएगा, हम ये कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से याद रखिए, आपने कभी पढ़ा होगा फार्मूला V बराबर में W/Q। यहाँ पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला था ये, V बराबर W/Q। यहाँ पर W क्या था, किया गया कार्य। सो W बराबर में अगर बात करें तो Q इंटू V होता है, ठीक है। W बराबर में Q इंटू V, अगर हिंदी में इसे लिखें तो कार्य बराबर आवेश गुणे विभव होता है। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आवेश, तो आवेश कार्य बराबर होगा आवेश गुणे विभव, विभव की जगह पर औसत विभव। क्योंकि हम जब संधारित्र को आवेशित कर रहे होंगे तो सबसे पहले संधारित्र पर 0 आवेश होगा, लेकिन धीरे धीरे जब हम उसको आवेश देंगे बाद में उसका आवेश अधिक हो जाएगा तो विभव भी अधिक हो जाएगा, ठीक है। मान लिया पहले विभव 0 था और बाद में विभव V हो गया, तो इनका जो औसत विभव होगा वो हमें लेना है। 0 और V का औसत क्या हो जाएगा, 0 + V/2, ठीक है। इसका मतलब V/2, तो हमें औसत विभव लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे संधारित्र को आवेशित करने में, क्या लिख देंगे, संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य, और यही कार्य ही स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। W बराबर में आवेश गुणे औसत विभव आपको लेना है, औसत विभव, ठीक है। आवेश गुणा औसत विभव। अब आपको क्या करना है, W बराबर में आवेश तो Q है, औसत विभव क्या होगा, तो मैंने बताया पहले विभव 0 था बाद में विभव V हो गया, तो इनका औसत निकालेंगे, 0 + V/2 हो जाएगा। सो W बराबर में QV/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसी को हम स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, तो स्थितिज ऊर्जा हम लिख सकते हैं, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगा, हाफ Q इंटू V। ये आपके पास एक फॉर्मूला हो गया। Q की जगह पर अभी हमने बताया था C बराबर में क्या होता है, C बराबर Q/V होता है, तो यहाँ से Q की जगह पर C इंटू V लिख सकते हो क्या आप, ठीक है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि Q बराबर C इंटू V होता है, तो U बराबर में हाफ Q की जगह पर C इंटू V लिखिए और V पहले से है, तो ये क्या हो जाएगा, U बराबर में हाफ C तो ऐसे रहेगा सिंगल, और V 2 बार हो गया तो CV², और यही हमारा फॉर्मूला होता है, मेन फॉर्मूला, U बराबर हाफ CV², ठीक है। आपको Q की जगह पर C इंटू V रख देना है, तो U बराबर हाफ CV², यही हमारा फॉर्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा का, ठीक है। तो ये इस तरह से संधारित्र के स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी आप डिराइव कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से विस्तार से जरूर पढ़ लीजिएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल को जरूर आप एक बार ज्वाइन करें, वहाँ से PDF डाउनलोड करें। हर चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 के जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं उनको एक बार ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में, बस इतना ही हम आपको बताएंगे। चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 3 में आपको क्या तैयार करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको तैयार करना है अपवाह वेग। क्या तैयार करना है आपको, सबसे पहले आपको तैयार करना है अपवाह वेग। किसे कहते हैं, अपवाह वेग किसे कहते हैं, ठीक है। तो अपवाह वेग क्या होता है मैं आपको एक बार बोल करके दिखा रहा हूँ, इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा और आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। अपवाह वेग क्या होता है, तो लिखेंगे जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है, जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में नियत सूक्ष्म वेग से गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों के इस नियत सूक्ष्म वेग को ही अपवाह वेग कहते हैं, ठीक है। और इसे Vd से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, Vd सफिक्स में लगाते हैं तो Vd से व्यक्त करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो होता है EV/ml इंटू में टाउ, ठीक है। सो EV/ml इंटू टाउ, ये इसका फॉर्मूला होता है अपवाह वेग का, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो आपको क्या तैयार करना होगा, अपवाह वेग और वैद्युत धारा में संबंध। क्या, अपवाह वेग और वैद्युत धारा में संबंध। अपवाह वेग
अपवाह वेग को अनुगमन वेग भी कहते हैं, तो आप टेंशन ना लीजिएगा। अपवाह वेग और वैद्युत धारा में संबंध आपको तैयार करना है, ठीक है। अपवाह वेग और वैद्युत धारा में संबंध अगर ज्ञात करना है तो हमें पता है किसी भी I बराबर में Q/T, अगर T सेकंड में Q आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I बराबर Q/T, समीकरण 1 लिख देंगे। इसके बाद में अगर हम कहेंगे, क्या बोलेंगे, यदि कोई चालक है, ये सारी बातें आपको बोल देना है। आपको एक बात याद रखना है, फार्मूला जो होता है अपवाह वेग वैद्युत धारा में संबंध का I बराबर NEAVD होता है, ठीक है। तो इन सारी बातों को आपको एक बार बोल देना है। क्या बोलना है, यदि किसी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है एकांक आयतन में, n क्या है, एकांक आयतन में, तो लिखेंगे माना एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, इलेक्ट्रॉन का आवेश E है और चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल E है तथा इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग v है, तब 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाला आवेश, 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाला आवेश NEAVD होगा। तब Q सेकंड में प्रवाहित होने वाला आवेश क्या होगा, सॉरी T सेकंड में प्रवाहित होने वाला आवेश, कुल आवेश जो हो जाएगा Q बराबर में NEAVD इंटू T हो जाएगा, ठीक है। ये लिख देंगे। अब यहाँ पर Q का मान रख देंगे, सो I बराबर में Q की जगह पर NEAVD इंटू T लिखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। और अपान में T है, T से T कैंसिल आउट, सो I बराबर NEAVD हो जाएगा और यही आपका अपवाह वेग और वैद्युत धारा में संबंध होता है, ठीक है। बस आपको बोल देना है, एक बार हिंदी में लिख देना है कि किसी चालक में, माना किसी चालक में उपस्थित एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का आवेश E है, उसका परिच्छेद क्षेत्रफल A है तथा इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग Vd है, तब 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश NEAVD, तब T सेकंड में प्रवाहित आवेश NEAVD इंटू T हो जाएगा। तो ये कुल आवेश हो गया, यहाँ पे रख देंगे, बस हमारा I बराबर NEAVD आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या तैयार करना है, अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन। अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन आपसे पूछा जाता है, तो आप क्या करेंगे, आपको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। अपवाह वेग के आधार पर, अपवाह वेग के आधार पर, वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन, ठीक है। अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन अगर आपको निकालने को आता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम जानते हैं कि क्या, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं आप, I बराबर NEAVD होता है, तो I बराबर NEA और VD की जगह पर भैया VD का फॉर्मूला अभी मैंने जो बताया था, VD अपवाह वेग क्या होता है, EV अपान ML इंटू टाउ, तो ये लिख देंगे EV अपान ML इंटू में टाउ, ठीक है। यहाँ से V अपान में लाइएगा आप, सो I अपान V आएगा बराबर में NE स्क्वायर A टाउ अपान ML हो जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा मेरे ख्याल से आपके पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद में V अपान I, इसको पलट दीजिएगा, V अपान I बराबर में क्या बन जाएगा, ML अपान NE स्क्वायर A टाउ। अब लिख देंगे जहाँ ML अपान NE स्क्वायर A टाउ किसी चालक के लिए एक नियतांक है, ठीक है, क्योंकि M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये नियत ही रहता है। L चालक की लंबाई, अगर भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करना है तो L सेम रहेगा। N एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम रहनी है। E जो है आवेश इलेक्ट्रॉन का सेम है, परिच्छेद क्षेत्रफल, कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट होंगी। तो हम लिखेंगे यदि किसी चालक की, यदि चालक में भौतिक परिवर्तन ना करें तो ML अपान NE स्क्वायर टाउ एक नियतांक होगा, इसलिए V अपान I बराबर क्या यह होगा, एक नियतांक होगा, और यही आपका ओम का नियम है। इसी नियतांक को हम लोग क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला जो ये V अपान I यही तो R होता है, तो हम कह सकते हैं R की जगह पर क्या है, R बराबर ML अपान NE स्क्वायर A टाउ, ये R का या प्रतिरोध का प्राचाल के पदों में सूत्र हो जाता है, ठीक है। ओम का नियम तो यहीं पर आ गया है, मैंने फार्मूला आपको बताया है, शायद आपको कभी जरूरत पड़ जाए, ठीक है।
तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ। ये आपके लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद में आप आगे क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपको आगे तैयार करना है किरचॉफ के नियम, ठीक है। क्या तैयार करना है, किरचॉफ के नियम आपको तैयार कर लेने हैं। किरचॉफ के नियम क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। किरचॉफ के नियम क्या होते हैं, मैंने बताया किरचॉफ के नियम आपको तैयार करना है। किरचॉफ के नियम आपको तैयार करना, तो किरचॉफ ने 2 नियम दिए हैं। किरचॉफ के नियम, सबसे पहला धारा नियम या संधि नियम। संधि नियम या धारा नियम क्या है, तो संधि नियम आपका है किसी धारावाही चालक की प्रत्येक संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, मतलब सिग्मा आई इक्वल टू 0 होता है। बस ये इसका संधि नियम है, आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा। इसका दूसरा नियम जो है, जिसे हम वोल्टता नियम के नाम से भी जानते हैं, दूसरा नियम वोल्टता नियम के भी नाम से जानते हैं और पास नियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो पास नियम या वोल्टता नियम आखिर किरचॉफ का क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये इसको आप इस तरह से हिंदी में इसका इक्वेशन लिखेंगे, सिग्मा आई आर, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। किसी धारावाही चालक के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मैंने क्या बताया, दोबारा एक बार सुनिएगा। किसी धारावाही चालक की प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पृष्ठ में या उस बंद परिपथ में या बंद पास में लगे कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख पाएंगे और साथ ही साथ में आप इसको इस तरह से इक्वेशन लिख देंगे, सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर। तो ये किरचॉफ का नियम हो गया। इसके बाद में किरचॉफ के नियम के बाद में व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलित अवस्था का सूत्र आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था का सूत्र, व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है, कि संतुलित अवस्था का सूत्र आपको डिराइव करना है। तो आप क्या करेंगे, व्हीटस्टोन सेतु बनाएंगे इस तरह से, एक 4 प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ेंगे, ठीक है, आप जोड़ देंगे। इसके बाद में इसके सिरों पर आप लगा देंगे एक बैटरी, ठीक है। यहाँ पर आप एक कुंजी भी दिखा देंगे, ठीक है, यहाँ पे एक कुंजी दिखा देंगे और यहाँ पे एक धारा मापी भी दिखा देंगे, गैल्वेनोमीटर दिखा देंगे। यहाँ पे धारा आई दिखा देना, यहाँ पे धारा आई 2 भागों में I1 और I2 में विभाजित हो जाएगी। यहाँ से फिर ये I1 जाएगी और ये I2 जाएगी। व्हीटस्टोन सेतु जब संतुलित अवस्था में होगा, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, ठीक है। तो ये P Q R S से 4 प्रतिरोध हमने दिखाए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। इसको हिंदी में थोड़ा बहुत लिख देना जो भी आपके समझ में आए। उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले A B C D ये नाम दे देते हैं। बंद पास लेंगे किरचॉफ के 2-3 नियम से, बंद पास कौन सा, A B D A करेंगे, A B D A में, ठीक है। क्या हो जाएगा, बंद पास ए बी डी ए में क्या हो जाएगा, I1 के साथ में P, ध्यान से देखिएगा, I1 के साथ में P, फिर इन द सेम डायरेक्शन में हम लोग एक डायरेक्शन ले लेते हैं ना, इस तरह से डायरेक्शन भी दिखा देना। तो जिस डायरेक्शन में जाते हैं उसको हम माइनस में लेते हैं। तो हम इस डायरेक्शन, देखो धारा भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और हमारा भी डायरेक्शन यही है, तो इसको माइनस में ले लेंगे, माइनस I1P। और इसके बाद में G वाले में कोई धारा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसके बाद में D से R की ओर, D से A की ओर आएंगे तो हम धारा नीचे की ओर जा रही है और हम D से A की ओर जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये प्लस का रहेगा I2 के साथ में R, ठीक है, और बराबर में 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं इसे, क्या, I1P बराबर में I2R, समीकरण 1। इसके बाद में बंद पास दूसरा वाला लीजिएगा, कौन सा, तो बंद पास BCDB में, ओके। BCDB में बात करेंगे तो हमारा डायरेक्शन देखो ऐसे जा रहा है, तो इसका हमारा डायरेक्शन ये है, धारा भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसको भी हम माइनस में लेंगे। I1 के साथ में क्या है, Q, तो Q लेंगे। और यहाँ पर देखिएगा धारा इधर जा रही है और हम इधर आ रहे हैं, तो यहाँ पर I2 और
के साथ में s, I2 के साथ में s, जब विपरीत डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, प्लस का ले लेंगे, और इसमें धारा है नहीं तो इसको 0 रहेगा, बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं I1 क्यूब बराबर में I2 s, समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को भाग कर देते हैं समीकरण 2 से, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, I1P अपान I2 क्यू बराबर में I2R अपान I2S, ओके। I1 से I1, सॉरी ये 1 थे, ठीक है, I1 से I1 काट देना, I2 से I2 काट देना, तो ये बचेगा P अपान Q बराबर में R अपान S हो जाएगा। तो इस तरह से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था का सूत्र आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, ये आराम से आप ज्ञात कर पाएंगे। इसके बाद में आपको क्या तैयार करना है, तो इसके बाद में आपको तैयार करना है एक मीटर ब्रिज। क्या तैयार करना है, मीटर ब्रिज आपको ज़रूर तैयार कर लेना है, ठीक है। मीटर ब्रिज क्या होता है, तो मीटर ब्रिज होता है किसी भी तार का हमें अगर प्रतिरोध नहीं ज्ञात है तो उस प्रतिरोध को ज्ञात करने के काम लिया जाता है। तो ठीक है, किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में हम मीटर सेतु का प्रयोग करते हैं। तो मीटर सेतु क्या होता है, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, इसमें फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मीटर सेतु जिसे क्या बोलते हैं, मीटर सेतु, ठीक है। तो मीटर सेतु में क्या होता है, 3 L आकार की पत्तियां होती हैं, इस तरह से 3 L आकार की पत्तियां, ऐसे आप लिखेंगे, 3 L आकार की पत्तियां होती हैं, 2 L आकार की पत्तियां होती हैं, 2 होती हैं L आकार की पत्तियां होती हैं, कॉपर या किसी भी धातु की हो सकती हैं। इनके बीच और एक तार होता है 1 मीटर लंबा। तो लिखेंगे 1 मीटर लंबा मैग्नन या कॉन्स्टेंटन का तार होता है जिसका व्यास हर जगह पर समान होता है, ठीक है। ये किसी पैमाने पर कसा रहता है, इसमें 2 L आकार की पत्तियां लगी होती हैं और इसके बीच में तीसरी पत्ती एक होती है जिसमें 3 संबंधक पेच लगे होते हैं। इस संबंधक पेच वाले संबंधक पेच को नाम दे देते हैं C। A और C के बीच में खाली स्थान को एक प्रतिरोध बॉक्स से जोड़ देते हैं, ठीक है, एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं। ये ज्ञात प्रतिरोध होता है जिसे हम R कहते हैं। R क्या है, ये ज्ञात प्रतिरोध है। और यहाँ पर इनके बीच में एक उस प्रतिरोध को जोड़ते हैं जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना होता है, जिसे हम S कहते हैं। तो S हमें ज्ञात करना है, R हमें ज्ञात प्रतिरोध है। इनके बाद में हम इसको बैटरी या धारा से किसी से भी जोड़ देते हैं, ठीक है, कुंजी के साथ कुंजी लगा दीजिए आप। तो इस तरह से कुंजी लगा करके बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे बैटरी से धारा प्रवाहित होती है तो यहाँ पे एक ये हमने नहीं बताया, यहाँ पे भी एक संट युक्त धारा मापी का इस्तेमाल करते हैं और एक जॉकी जैसे जोड़ देते हैं। जॉकी क्या होता है, इधर उधर खिसकाने वाला सिस्टम होता है, ठीक है। इसके बाद में आप क्या करेंगे, इसकी टोटल लंबाई है 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर की लंबाई का तार होता है, ठीक है। इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ से जब धारा बहेगी तो ये धारा यहाँ पे कुछ आएगी, कुछ इधर भी जाएगी, इस तार में बहेगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर मान लिया जो कि जे है, यहाँ पर सेतु जो है ये मतलब ये व्हीटस्टोन सेतु की भांति व्यवहार करता है पूर्णतया, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु मतलब इसमें ये संतुलित रहता है। यहाँ से ए जे एक प्रतिरोध है, बी से जे तक दूसरा प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध आर है, एक प्रतिरोध एस है। तो हम ए आर एस हो गया और इधर मान लेते हैं इसका प्रतिरोध पी है और इसका प्रतिरोध क्यू है। यहाँ से ए से जे तक की दूरी जो है हमने मान लिया एल है। तो अगर ये एल है तो भैया बी से जे तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल। सेंटीमीटर में अगर बात करें, क्योंकि टोटल 100 सेंटीमीटर थी, 100 सेंटीमीटर थी, उसमें से एल अगर इधर घटा देंगे तो 100 माइनस एल उधर साइड में बचेगा, ठीक है। व्हीटस्टोन से तो ये संतुलित अवस्था में जब होता है, तो संतुलित अवस्था की कंडीशन बात करते हैं, जब ये संतुलित अवस्था में होती है, मतलब धारामापी में अगर कोई विक्षेप ना उत्पन्न हो, तो ऐसी स्थिति में हमें पता है व्हीटस्टोन सेतु का फार्मूला होता है P अपान Q बराबर में होता है R अपान S, ठीक है। ये होता है P का वैल्यू आपको निकालना है। तो किसी भी प्रतिरोध का फॉर्मूला आपने कभी पढ़ा होगा, रो बराबर में L अपान A होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर मैं P वाले प्रतिरोध का फॉर्मूला ज्ञात करूं तो P बराबर में क्या होगा, रो इंटू एल। एल मतलब इसकी लंबाई क्या है, L अपान में A, इसका परिच्छेद क्षेत्रफल हमने A मान लिया तो A है, ठीक है। यहाँ पर A इसको माना तो चलो स्मॉल a यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम अगर बात करें कि Q का फार्मूला क्या होगा, तो Q बराबर में होगा रो इंटू एल। इसकी लंबाई क्या है, L नहीं है, 100 माइनस एल है, तो 100 माइनस एल लिखिए इसको, अपान में क्या लिखेंगे A, ठीक है। तो ये P और Q के वैल्यू हो गए, यहाँ पर रख दीजिए आप। तो इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण कहाँ से, 1 से क्या करेंगे आप, R अपान S बराबर में P की जगह पे क्या लिखेंगे, रो इंटू एल अपान A। और इसी प्रकार Q की जगह पे क्या लिखेंगे, रो इंटू 100 माइनस एल अपान A।
100 माइनस एल अपान ए से ए, रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आर अपान एस बराबर में हो जाएगा एल अपान 100 माइनस एल, या फिर एस बराबर में एस अपान आर बराबर क्या हो जाएगा, एस अपान आर बराबर हो जाएगा 100 माइनस एल बटे एल। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, एस अज्ञात प्रतिरोध था, इसे ज्ञात करना है, तो एस बराबर में हो जाएगा आर उधर कर देंगे, आर इंटू में 100 माइनस एल अपान में एल, और ये हमारा अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने का एक फॉर्मूला डिराइव होके आ गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे, अगर समझ गए बहुत अच्छी बात है। हम आज के वीडियो में बस ये चैप्टर नंबर 3 तक के ही क्वेश्चन आपको बताएंगे, इसके बाद में अगला वीडियो मैं तुरंत आपको देने वाला हूँ, बहुत ही जल्दी देने वाला हूँ। आप उस वीडियो को भी देखिएगा, इसमें भी 3-4 चैप्टर के मैं क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं, 3-4-5 क्वेश्चन चैप्टर के क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, आप उनको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े थे तब भी आप अच्छा स्कोर करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो आप बस तैयार करते रहें, जो मैं कहूँगा बस उतना आप करिएगा। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अपने उन दोस्तों के साथ में जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था, जो मस्ती कर रहे थे पूरे साल, लेकिन अब उनका दिमाग खुल गया है और पढ़ना चाहते हैं, तो उनके पास भी जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और पढ़ाई करते रहिए आप।